हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस विद कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज हम लोग बीपीएससी द्वारा आरटीआई के थ्रू दिए गए ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर के मार्क्स को देखेंगे। ये कॉपी नीतीश जी की है, जिन्होंने बीपीएससी में 63rd में 25 रैंक के साथ क्वालिफाई किया था। हालांकि इनके मार्क्स से हमारा मार्क्स ज़्यादा था, 190 मार्क्स था ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर में। शायद ये बीपीएससी का हाईएस्ट मार्क्स था ऑप्शनल पेपर में। चूँकि बीपीएससी में जो 63rd में ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर की जो मार्किंग हुई थी बहुत अच्छी नहीं हुई थी, इसलिए थोड़ा कम मार्क्स आए थे लोगों का। क्योंकि जो क्वेश्चन जो पुराना जो पूछने का जो तरीका था उस तरीके को बीपीएससी ने चेंज किया था। क्वेश्चन कुछ अल्टर तरीके से पूछा गया था, ठीक है, उम्मीद से अलग था क्वेश्चन, इसलिए मार्किंग कब हुए थे। मैं अभी बिहार से बाहर हूँ, और जैसे ही मैं बिहार अपना स्टेट आऊँगा तो अपना ज्योग्राफी का जो मेरा हाईएस्ट स्कोर था ऑप्शनल पेपर का वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अभी हम लोग फ़िलहाल जो है इनके ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर के मार्क्स को हम लोग देख लेते हैं। तो 177 था, है ना, 177 था। और इन्होंने जो फर्स्ट जो क्वेश्चन अटेम्प्ट लिया था वो उष्णकटिबंध और समशीतोष्ण चक्रवात के उद्भव, विकास, लक्षण, प्रभाव के विशेष संदर्भ में उदाहरण सहित तुलनात्मक विश्लेषण करना था, ऐसा क्वेश्चन था। तो उष्ण चक्रवात और शीतोष्ण चक्रवात के बीच क्या डिफरेंसेस है। तो पहले इन्होंने इंट्रोडक्शन लिखा था कि चक्रवात किसे कहा जाता है, फिर चक्रवात दो तरीके से होते हैं, उष्ण चक्रवात, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, इस तरीके से इन्होंने बताया। फिर दोनों चक्रवात का जो विकास क्रम है उस विकास क्रम को इन्होंने बताया कि दोनों चक्रवातों की उत्पत्ति कैसे होती है। उसके बाद जो है इन्होंने चरण को बताया कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या चरण होता है, इसमें क्या चरण होता है, 4 चरण होता है। उस चारों चरण को इन्होंने जो फिगर के माध्यम से दिखाने का कोशिश किया, ठीक है। फिर दोनों चक्रवातों का लक्षण को इन्होंने दिखाया कि दोनों चक्रवात का लक्षण क्या है। तो जैसे 0 से 15 डिग्री अक्षांश के बीच, है ना, पूर्व से पश्चिम की ओर जो हवाएं चलती है, और 15 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच जो हवाएं जो स्थिर दशा में नहीं होती है और 30 डिग्री के बाद पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात की विशेषता है। 35 से 65 डिग्री के अक्षांश के बीच शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पाया जाता है। इस तरीके से व्यास के आधार पे 80 से 30 300 किलोमीटर तक व्यास है, इसका व्यास जो होता है लाखों किलोमीटर तक होता है। इस तरीके से इन्होंने दोनों को डिफाइन किया है। और इन चक्रवातों का मौसमी दशा क्या होता है, मौसम पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उस चीज़ को इन्होंने दिखाया है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात तटवर्ती क्षेत्रों में तबाही लाती है। जैसे भारत के पूर्वी तट और पश्चिमी तट पर हाल ही में आया, ओली और अन्ना आदि चक्रवात आए थे। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात तट के साथ साथ उनकी आंतरिक भाग तक तबाही मचाता, जैसे टार्नेडो, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने क्वेश्चन को अटैम्प्ट लिया था। सेकंड क्वेश्चन जो इन्होंने अटैम्प्ट लिया है वो है लवणता। लवणता के नियामक परिबल कौन कौन से होते हैं, यानी जो महासागर में जो लवणता होते हैं, सैलिनिटी होते हैं, तो सैलिनिटी का बढ़ने और घटने का कारण क्या होता है, और सैलिनिटी का क्षैतिज विस्तार कैसे होता है समुद्र में, और ऊर्ध्वाधर विस्तार कैसे होता है, लंबवत विस्तार कैसे होता है। तो इस तरीके से इन्होंने क्वेश्चन को अटेम्प्ट लिया है, सेकंड क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है इन्होंने बताया है कि कैसे कैसे लवणता जो है समुद्र में विस्तृत होती है। थर्ड इन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट लिया है, वो क्वेश्चन इस तरीके से था कि मात्रात्मक भूगोल में वैज्ञानिक विकास पर मात्रात्मक क्रांति का प्रभाव की चर्चा करें। जब क्वांटिटिव रिवॉल्यूशन आया था ज्योग्राफी के फील्ड में तो क्या उसका इफेक्ट पड़ा, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये ज्योग्राफिकल थॉट का क्वेश्चन था। ज्योग्राफिकल थॉट का क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो आपका मार्क्स काफ़ी ज़्यादा आने की संभावना होती है, ठीक है। तो इन्होंने बता दिया कि मात्रात्मक क्रांति के आने के बाद जो है भूगोल में क्या क्या चेंजिंग आया,
इन्होंने कुछ जोग्राफर्स का नाम भी लिखा है कि मात्रात्मक क्रांति को लाने में कौन कौन सा जोग्राफर्स का योगदान था। तो J.L. बेरी का था, निकटतम पड़ोसी सिद्धांत का था, ठीक है, इन्होंने बताया है, ठीक है। रिमोट सेंसिंग प्रणाली भी क्या है, वो मात्रात्मक क्रांति का ही पार्ट है, जो दूर संवेदन प्रणाली कहते हैं। तो इस तरीके से, लेकिन इसका नकारात्मक प्रभाव को भी बताया कि मात्रात्मक क्रांति आने के पश्चात ज्योग्राफी में क्या, ज्योग्राफी विषय पे क्या गलत इफेक्ट पड़ा, इस चीज़ को भी दिखाया है इन्होंने। फिर निष्कर्षतः कहा है कि निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भले ही मात्रात्मक क्रांति अपने साथ अनेक नकारात्मकता को भी लाया था, लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि 1948 के बाद जो भूगोल की आवश्यकता पे सवाल उठने लगे थे, हार्वर्ड जैसे विश्वविद्यालय ने इसे हटाने की भी मांग कर दी थी। इससे तो कम से कम सुधार जरूर हुआ, क्योंकि पहले जो है ज्योग्राफी में जब तक मात्रात्मक क्रांति नहीं आया था, तो उसमें ज्योग्राफी में वस्तुनिष्ठता का अभाव था। तो लोग कहने लगे थे कि भूगोल कोई वैसा पेपर नहीं है जिसको एक अलग पेपर का दर्जा दिया जाए, इस तरीके से। फिर उसके बाद जो है, ये लॉन्ग क्वेश्चन था। फिर इन्होंने माइग्रेशन से एक क्वेश्चन को टच किया है। माइग्रेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि माइग्रेशन के वर्तमान परिबलों का योग्य उदाहरण देकर विश्लेषण करें। तीसरी दुनिया, है ना, ये था कि माइग्रेशन के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं। अगर एक देश से लोग दूसरे देश में माइग्रेट हो रहे हैं, तो उसके कारण क्या क्या हैं। तो इन्होंने बताया है माइग्रेशन किसे कहते हैं, पहले इसको इन्होंने डिफाइन किया है। माइग्रेशन के बहुत सारे कारण होते हैं जो कि इन्होंने चर्चा किया है। इकोनॉमिक कारण होता है, सोशल रीज़न होता है, पॉलिटिकल रीज़न होता है ना, पॉलिटिकल रीज़न होता है, सामाजिक कारण, संसाधनों पर दबाव इत्यादि। इन्होंने सारी सरकार की पॉलिसी भी इसके लिए जिम्मेदार होती है। ये सारे चीज़ों को इन्होंने लिख दिया है। गृह युद्ध भी होता है, खाड़ी देशों में हमेशा गृह युद्ध होता है, इसलिए खाड़ी देशों में के लोग क्या होते हैं, दूसरे देशों में यूरोपीय कंट्री में, अमेरिकी कंट्री में लोग क्या हो रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने फिगर भी दिखाया है, दे है ना, कि कैसे लोग माइग्रेशन हो रहा है। हालांकि ये फिगर उतना एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है, माइग्रेशन का थोड़ा सा और अच्छे तरीके से फिगर होना चाहिए था। तो इस तरीके से इन्होंने माइग्रेशन के क्वेश्चन को अटेम्प्ट लिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिया है, तीसरी दुनिया के नगरीकरण से जुड़ी समस्याओं का सुधारण विश्लेषण करना है। तीसरी दुनिया का मतलब को पहले समझाया है इन्होंने कि तीसरी दुनिया का मतलब होता है विकासशील देश होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे नगरीकरण से जुड़ी समस्या क्या है, तो तीसरी दुनिया में विकासशील देश से हैं, तो वहाँ पर क्या हो कि प्रव्रजन की समस्या है। प्रव्रजन की समस्या का मतलब है कि गांव से लोग शहरों की तरफ शिफ्ट करते हैं, और शहरों पर जनसंख्या का दबाव ज़्यादा पड़ जाता है, इसलिए वहाँ पे शहरी बेरोजगारी उत्पन्न होती है, ठीक है। फिर इसके पश्चात जो है, गंदी बस्ती मिलता है, शहरों में गंदी बस्ती मिलता है, जितना लोगों को रहने का जगह चाहिए उतना तो अवेलेबल नहीं है। प्रदूषण प्रदूषण की समस्या है शहरों में, यातायात की समस्या है, आधारभूत संरचनाओं का अभाव है। आधारभूत संरचना का मतलब स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, सड़क इत्यादि का अभाव है। तो इस तरीके से इन्होंने बताया कि तीसरी दुनिया के देशों में नगरीकरण की समस्या है, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि नगरीकरण की जो समस्या है, उस समस्याओं को उस समस्या को निदान करने के लिए सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स को चलाया है, जैसे कि ग्रामीण रोजगार, सॉरी, ये स्मार्ट सिटी परियोजना चलाया है, हृदय योजना चलाया है, स्लम बस्ती को ख़त्म करने के लिए सरकार कह रही है। इस तरीके से इन्होंने फिगर पे भी दिखाया है कि विकासशील देशों में नगरीकरण की कैसे समस्याएं हैं, इस फिगर को ड्रॉ किया है, और फिर इन्होंने कंक्लूज़न किया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सेकंड से था क्वेश्चन, क्योंकि सेक्शन फर्स्ट में आपको 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, सेक्शन सेक्शन सेकंड में भी 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। तो एक क्वेश्चन था, जो नए राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ 2000 के पश्चात, उसका क्या रिजल्ट हुआ, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश का भी पुनर्गठन हुआ था भाषा के आधार पे, उसके बाद गुजरात, महाराष्ट्र का गठन हुआ,
ठीक है। फिर उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ झारखंड का गठन हुआ, इस तरीके से बताया। फिर इन्होंने बताया कि राज्यों का गठन का आधार क्या है, तो लंबे समय से मांग चल रही थी जनसंख्या का ऊंच होना, शासन प्रशासन की बात होना, जनसंख्या की विविधता इत्यादि। इसके विभिन्न परिणाम क्या हुए, जब नए नए राज्यों की मांग होने लगी तो क्या क्या रिजल्ट आया, तो प्रदेश का वितरण में असमानता आया, ठीक है। विकास में भी असमानता हुआ, जैसे आप देखेंगे कि बिहार थोड़ा सा पिछड़ेपन का शिकार हो गया, झारखंड खनिज संसाधनों से संपन्न राज्य हो गया। इस तरीके से सांस्कृतिक भी ह्रास हुआ, है ना। लोगों का जो कल्चरल एक्टिविटी था उसमें भी थोड़ा सा ह्रास देखने को मिला, ठीक है। फिर उसके पश्चात क्या था, नदी जल विवाद उत्पन्न हुआ, ठीक है। नदी जल विवाद उत्पन्न हो गया और आपस में मज़दूरों को, अपने यहाँ के जो कर्मचारी थे उनको वेतन भत्ता पेंशन इत्यादि देने में राज्यों के बीच विवाद होने लगी। पुराना राज्य कहता है कि जितने भी कर्मचारी थे आप उनका वेतन भत्ता देंगे, और जो नए राज्य जो बना था उन पे आरोप लग रहा था कि आपको देना है। इस तरीके से दोनों के बीच विवाद भी उत्पन्न हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने अटेम्प्ट लिया है कि बिहार में आबादी के बहिर्गमन तथा निम्न स्तरीय नगरीकरण के कारणों की उदाहरण सहित व्याख्या करना, कि बिहार से जो बहिर्गमन हो रहा है, आबादी का जो माइग्रेशन हो रहा है, और निम्न स्तरीय नगरीकरण के कारण क्या रहे हैं। तो बिहार से पंजाब की तरफ लोगों का शिफ्टिंग हो रहा, महाराष्ट्र की तरफ, गुजरात की तरफ इत्यादि, इन सारी चीज़ों को इन्होंने मैप के थ्रू दिखाया है, ठीक है। मैंने इस चीज़ को देखा था, और देखिए इन्होंने दिखाया है कि कैसे कैसे माइग्रेशन हो रहा, और माइग्रेशन का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या है, एग्रीकल्चर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कमज़ोर है, उद्योग का अभाव है, अच्छे शिक्षण संस्थानों का क्या है, अभाव है, गुणवत्तापूर्ण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव है, सरकार की नीतियाँ भी माइग्रेशन के लिए जिम्मेदार है ना। फिर उसके पश्चात जो है, इस तरीके से संसाधनों पर अत्यधिक दबाव है, आपदा है, बिहार में हमेशा बाढ़ सूखा की स्थिति रहती है, लघु कुटीर उद्योगों का अभाव है यहाँ पर, पर्यावरण परिवहन कानून समस्या है, संचार की समस्या है। इसके कारण लोग क्या करते हैं, माइग्रेट करके दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। फिर इसका परिणाम क्या हुआ, तो बिहार के मज़दूरों पर अत्याचार हो रहा है, परिणाम तो यही हो रहा ना। जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया, जैसे हाल ही में गुजरात में बिहारी मज़दूरों पर किया गया अत्याचार, ठीक है। अत्यधिक गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। कृषि का अवनयन हुआ, चूँकि बिहार से लोग अगर दूसरे राज्यों में जा रहे हैं तो यहाँ पर कृषि कार्य करने वाले लोगों की संख्या कम हो गई है, कृषि मजदूरों की संख्या कम हो गई है, क्योंकि वो तो पंजाब हरियाणा वगैरह क्षेत्रों में जा कर के मजदूरी कर रहे हैं। तो इस तरीके से इन्होंने क्वेश्चन को अटैम्प्ट लिया है। नेक्स्ट इन्होंने क्वेश्चन को अटैम्प्ट लिया है, बिहार में बाढ़ प्रभावित सूखा प्रभावित क्षेत्रों की समस्याओं को काबू में रखने के लिए प्रतिरोधात्मक और निदानात्मक उपायों पर चर्चा की। बिहार में जो एक बिहार में मैप बनाया है, कहाँ पे बाढ़ होती है, कहाँ पे सुखाड़ होता है, ठीक है। और इन्होंने बताया है कि बिहार में बाढ़ के क्या क्या रीज़न हैं, सुखाड़ के क्या क्या रीज़न हैं, और उससे कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। जैसे इन्होंने बताया है कि उत्तरी बिहार की नदियों को दक्षिणी बिहार की नदियों से जोड़ देना चाहिए, ठीक है। हिमालय नदियों के अंदर जो हिमालय से जो नदियाँ आ रही है, तो उनकी नदी पेटियों को साफ़ करने की ज़रूरत है, बांध का निर्माण करने की ज़रूरत है। इस तरीके से इन्होंने पॉइंट बना बना करके लिखा है। नेपाल सरकार से क्या करनी चाहिए, बात करनी चाहिए, अनुसंधान पर बल देना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने क्वेश्चन को अटेम्प्ट लिया है। निष्कर्ष देखिए क्या इन्होंने लिखा है, आप इसको निष्कर्ष देखिए, लिखा है कि समग्रतः कहा जा सकता है कि बाढ़ और सूखा से बचाव हेतु अनेक उपाय किए जा रहे हैं और अनेक कदम उठाए भी जा सकते हैं, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि सभी उपायों को ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वित किया जाए, ताकि बाढ़ और सूखा से प्रतिवर्ष होने वाली अपार संसाधनीय क्षति को कम किया जा सके। इनको इसमें 32 नंबर मिले हैं 50 में, यानी लगभग जो है 61% मार्क्स मिला है। थैंक यू वेरी मच for watching this video.